आज के इस वीडियो में मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करने जा रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि यह महत्वपूर्ण क्यों हुआ। भारत निर्वाचन आयोग का न्यूज आज की तारीख में ये क्यों आया है। तो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बता दूं कि यह वीडियो आपको एनकेटी आईएएस की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर ये चैनल और ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अशोक लवासा, आपने नाम सुना होगा, पिछले लोकसभा के चुनाव में बड़े चर्चित निर्वाचन आयुक्त के रूप में थे। उन्होंने 18 अगस्त को रिजाइन कर दिया और राष्ट्रपति भवन को भेज दिया। राष्ट्रपति ने उनका रिजाइनेशन स्वीकार कर लिया है और एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। यानी आज की तारीख में अशोक लवासा निर्वाचन आयुक्त नहीं हैं। लवासा वॉज नेक्स्ट इन लाइन टू हेड द पोल पैनल। आपको मैं बता दूं, अशोक लवासा अगर रिजाइन नहीं करते तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन सकते थे, लेकिन अब वो फिलीपींस स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन विकास बैंक में वाइस प्रेसिडेंट का पद संभालने जा रहे हैं। यानी उनको एक नया ड्यूटी मिल गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक में वाइस प्रेसिडेंट का, और इसीलिए उन्होंने रिजाइनेशन किया है और रिजाइन कर दिया है, तो वो एक्सेप्ट भी हो गया है। यानी उनका पद निर्वाचन आयोग में अब खाली हो गया है। लवासा का जो टर्म था वो अक्टूबर 2022 तक था, यानी वो अभी काफ़ी दिन तक रहने वाले थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बनते। लवासा टर्म जो था वो अक्टूबर 2022 तक होता जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते। तो ही इज द सेकेंड इलेक्शन कमिश्नर टू स्टेप डाउन फ्रॉम द पोल पैनल बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ऐसे द्वितीय चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने अपना समय पूरा होने के पहले रिजाइनेशन दिया है। 1973 में एक ऐसा ही घटना घटा था जब नागेंद्र सिंह ने रिजाइन कर दिया था क्योंकि उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनाया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में है जो चीज़ें मैं आपके समक्ष बताने वाला हूँ और इन सारी बातों का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है अशोक लवासा के रिजाइनेशन के कारण चुनाव आयोग चर्चा में आ गया है और इसीलिए चुनाव आयोग का संपूर्ण मंथन A to Z आपके समक्ष मैं करने जा रहा हूँ। और इसमें सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है, किस रूप में कहता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होगा कि अनुच्छेद का किस रूप में है, क्या है। तो इसी के तहत मैं आपको बता रहा हूँ सारी बातों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। और सबसे पहले तो मैं बता दूँ जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शंस डील किया गया है संविधान के अनुच्छेद पार्ट 15 में 324 से 329 ए आर्टिकल तक इलेक्शंस के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसका संविधान में डिस्कस है। इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में है, एक स्वतंत्र निकाय के रूप में है, परमानेंट बॉडी है, कभी भंग नहीं होता ये, और एडवाइजरी भी बॉडी है क्योंकि वो राष्ट्रपति को दल बदल के तहत लाभ के पद पर एडवाइस भी करता है। 324(1) के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया है 324(1) के बारे में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ड्यूटी क्या है, तो सुप्रिटेंडेंस है, डायरेक्शन है और कंट्रोल है। तीन चीजें हैं, सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल, ये तीन काम करता है। किस बारे में? इलेक्टोरल रोल बनाने में, यानी जो मतदाता लोग हैं उनका इलेक्टोरल रोल बनाता है कि किनको किनको वोटिंग राइट है और ये किस लिए मतदाता का ये रोल बनाता है, इलेक्टोरल रोल बनाता है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, यानी कि चुनाव कंडक्ट करवाता है। कौन कौन सा चुनाव करवाता है? तो पार्लियामेंट की अगर बात करें तो चुनाव आयोग लोकसभा का चुनाव करवाता है और राज्यसभा का चुनाव कराता है। अब इन दोनों चुनाव के लिए इलेक्टोरल रोल बनाने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। इसके अलावा राज्यों में, स्टेट लेजिस्लेचर में
हर राज्य में, भारत में इस समय जितने भी राज्य हैं और उन राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी ये विधानसभा हुआ और ये विधान परिषद हुआ, इन दोनों का चुनाव आयोग करवाता है। साथ में भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन सब का चुनाव आयोग करवाता है। यानी चुनाव आयोग कितना चुनाव किया, तो एक लोकसभा का, दूसरा राज्यसभा का, तीसरा विधानसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, चौथा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, जहां जहां भी विधान परिषद है। इसके अतिरिक्त, इन चार के अतिरिक्त भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका भी चुनाव आयोग करवाता है। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है आपके समक्ष। इसके अतिरिक्त जो दूसरा महत्वपूर्ण है वो है आपका 324(3) कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे बनेगा। ये ध्यान दीजिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात आपके सामने ला रहा हूं। हाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शैल बी कंपोज्ड ऑफ, तो इट विल बी अ मल्टी मेंबर बॉडी, यानी कि एक से अधिक सदस्य होंगे, बहुसदस्यीय बॉडी होगा, ये मल्टी मेंबर बॉडी होगा। अब इस मल्टी मेंबर बॉडी जब होगा, 324(3) कहता है, 324(3) सेज दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शैल बी अ मल्टी मेंबर बॉडी, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और वो चेयरमैन होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। इसके अलावा अन्य इलेक्शन कमिश्नर होगा, यानी जब मल्टी मेंबर बॉडी होगा तो उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और अन्य निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर होंगे। जो अशोक लवासा ने अभी रिजाइन दिया है वो इलेक्शन कमिश्नर थे, और इस प्रकार अभी वर्तमान में 3 हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और 2 निर्वाचन आयुक्त। 324(4) कहता है कि बिसाइड्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि मल्टी मेंबर बॉडी में कौन कौन होंगे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होगा और इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। इसके अलावा रीजनल कमिश्नर की बात हो रही है, RC रीजनल कमिश्नर, जो क्षेत्रीय आयुक्त होंगे। इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इनका भी अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है, बट एट डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये राष्ट्रपति पर निर्भर है कि रीजनल कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट करे या ना करे, इसीलिए कहा गया है कि इनका अपॉइंटमेंट रीजनल कमिश्नर का राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है, डिस्क्रिशन पर निर्भर करता है। और रीजनल कमीशन का रोल क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, यानी भारत निर्वाचन आयुक्त को असिस्ट करना, सपोर्ट करना विद फंक्शंस ऑफ 324(1). अभी मैंने बताया 324(1) में इलेक्टोरल रोल बनाना है और अनेक प्रकार के चुनाव करवाना है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें बात कही गई है कि 324(5) क्या कहता है, तो 324(5) कहता है कि कंडीशंस ऑफ सर्विस, है ना, सर्विस का कंडीशन क्या होगा, और टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन और रीजनल कमिश्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर्स और रीजनल कमिश्नर्स। ये 324(5) कहता है भारत का संविधान कि उनका कंडीशंस कैसा होगा, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, और उनका टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स प्लस रीजनल कमिश्नर्स कैसा होगा। तो सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ पार्लियामेंट्री लॉ, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो उस लॉ के अधीन रहते हुए, दैट इज टू बी डिटरमिन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय रूल। एक महत्वपूर्ण बात है इसमें यह कही गई है कि सर्विस कंडीशंस, यानी जो सर्विस कंडीशंस की ये जो बात है, सर्विस कंडीशंस की यहाँ जो बात कही गई है और टेन्योर की जो बात कही गई है, वो टेन्योर के बारे में कहा गया है कि ये राष्ट्रपति तय करेंगे, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ पार्लियामेंट्री लॉ, दैट इज टू बी डिटरमिन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज बाय रूल। तो प्रेसिडेंट तय करेंगे। अब ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इसमें इंपॉर्टेंट है। रिमूवल कैसे होगा, ये दिया हुआ है कि हाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टू बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स और रीजनल कमीशन इम्प्रूव। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जो मल्टी मेंबर बॉडी है, उसका जो चेयरमैन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सेम मैनर और सेम ग्राउंड पर हटेगा जिस मैनर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को हटाया जाता है। सो क्लियर कट बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कहा गया है कि इसको उसी तरीका से, उसी मैनर से हटाया जाएगा और उसी ग्राउंड पर हटाया जाएगा जिस ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो क्लियर कट है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करता है। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ना इलेक्शन कमिश्नर्स और जो रीजनल कमिश्नर्स होंगे, क्योंकि कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो मल्टी मेंबर होगा, उसमें एक चीफ इलेक्शन होगा, तो ये तो हटाए, ये तो पार्लियामेंट इसको हटा पाएगा। लेकिन अदर इलेक्शन कमिश्नर्स और रीजनल कमिश्नर्स के बारे में क्या कहा गया है, तो कहा गया कि इसको राष्ट्रपति हटाएगा। यहां पर थोड़ा सा सिचुएशन अलग है अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स का, कि इनको कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। सो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिफारिश पर, है ना, अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाया जा सकता है, रीजनल कमिश्नर्स को हटाया जा सकता है। जो पद की सबसे बड़ी सुरक्षा है वो है केवल और केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को। अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स को राष्ट्रपति हटा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के सिफारिश पर। तो इस प्रकार इलेक्शन कमिश्नर्स और रीजनल कमिश्नर्स में बी सब्जेक्टेड टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो केवल और केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को ये एक्चुअली सिक्योरिटी है कि पार्लियामेंट हटाएगा, क्योंकि जज को भी पार्लियामेंट ही हटाता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है। इसके अलावा कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स नॉट टू बी वैरिड। जब तक वो पोस्ट पर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, उसमें उसके सेवा की शर्तों में कमी नहीं की जा सकती है, बदलाव नहीं की जा सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपके समक्ष मैं रखा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पैरिटी अगर आप देखें तो सेम प्रोविजंस एंड सेफ गार्ड्स की बात नहीं है, है ना, क्योंकि जो मल्टी मेंबर बॉडी है, मैंने कहा कि एक मल्टी मेंबर बहुत सदस्यीय बॉडी है, मल्टी मेंबर बॉडी है, मल्टी मेंबर कमीशन है इलेक्शन कमीशन। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन है, एक इंपॉर्टेंट बात है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का रिमूवल बाय पार्लियामेंट है, रिजोल्यूशन पार्लियामेंट इनको हटाएगा। लेकिन जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पैरिटी दोनों में नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स में। और सर्विस कंडीशंस के बारे में भी कहा गया है कि नॉट वैरिड। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये आपको मैंने बताया। अब इसमें आगे का जो बात है वो है एक तरह से पावर और फंक्शंस की बात अगर आप करें कि क्या पावर और फंक्शन है, तो इक्वल पावर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है, तो इन तीनों का पावर जो है इक्वल है। और जो चीफ इलेक्शन कमीशन का रोल है वो है फर्स्ट एमोंग इक्वल्स। सो पावर इक्वल है, ये नहीं कि ये प्रेसिडेंट चेयरमैन है चीफ इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो इसको ज़्यादा पावर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ये सबको इक्वल पावर है। और जो डिसीजन मेकिंग है, निर्णय लेने के विषय पर मेजोरिटी पर लिया जाता है। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में अशोक लवासा का डिसेंट व्यू था, असहमति के कई एक पॉइंट थे, लेकिन 2-1 से डिसीजन लिया गया, यानी मेजोरिटी से फैसला लिया जाता है, बहुमत से लिया जाता है ये फैसला। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें टीएन सेशन जो इसमें थे, पहले निर्वाचन आयुक्त थे टीएन सेशन, तो टीएन सेशन के बारे में कहा जाता है उन्होंने बहुत दिनों तक सर्व किया, काफ़ी सुधार किए। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस केस में, सेशन टीएन सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट सुपीरियर टू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट सुपीरियर टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। ऑफ कोर्स इलेक्शन कमिश्नर्स एंड रीजनल कमिश्नर्स आर नॉट इक्वल। मतलब पुनः मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, ये तीनों बराबर हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स और रीजनल कमिश्नर्स ये बराबर नहीं हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्शन कमिश्नर्स इज नॉट इक्वल टू रीजनल कमिश्नर्स, बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज इक्वल टू इलेक्शन कमिश्नर्स बिकॉज दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट सुपीरियर। 255 ये रिपोर्ट आई है विधि आयोग की, लॉ कमीशन की, जिसमें रिकमेंड किया है कि रिमूवल प्रोसीजर इलेक्शन कमिश्नर्स का वही रखा जाए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है। तो हमने आपको बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा, लेकिन अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव कौन करेगा, सिंपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इस पॉइंट पर इलेक्शन कमिश्नर्स का पॉइंट बहुत वीक है और इसीलिए लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सेम रिमूवल प्रोसीजर्स
को एडॉप्ट करने की बात कही है। 324(6) में कहा गया है कि स्टाफिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में स्टाफ कैसे होगा और रीजनल कमिश्नर्स का। तो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इलेक्शन कमिश्नर्स में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा और रीजनल कमीशन में कौन करेगा, गवर्नर करेगा ऑफ द स्टेट। स्टाफिंग की व्यवस्था, यानी इलेक्शन कमीशन में स्टाफ कौन देगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और रीजनल कमिश्नर्स में कौन देगा, गवर्नर देगा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये बातें यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा आपने देखा होगा तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें आपको मैंने बताया, और ये केवल एक समरी के रूप में मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि रिटायरमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, और ये जस्ट समरी पॉइंट है कि रिटायरमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स कितना है, 65 साल या 6 साल, जो भी पहले घटित हो। सो रिटायरमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स तीनों के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर है वर्तमान में और एक चीफ इलेक्शन कमीशन है, 65 साल है या 6 साल है, जो भी पहले हो। सैलरी की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिमिलर टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनको मिलता है सैलरी, है ना, 3.25 लाख से वर्तमान में। और इलेक्शन कमिश्नर्स या रीजनल कमिश्नर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन करता है लोग, इलेक्शन कमिश्नर्स, इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑल्सो रिजाइन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, एजुकेशनल, लीगल, जुडिशियल। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए, लीगल क्वालिफिकेशन क्या है, जुडिशियल क्वालिफिकेशन क्या है। जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, एब्सोल्युटली साइलेंट। संविधान कुछ भी नहीं कहता है कि किस व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाना है, क्योंकि उसका एजुकेशनल, लीगल और जुडिशियल क्वालिफिकेशन के बारे में और जो संविधान है वो साइलेंट है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, भारत निर्वाचन आयोग का जो भी प्रशासनिक खर्चे हैं, दैट इज वोटेड एक्सपेंडिचर एंड नॉट सब्जेक्ट टू वोटिंग इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन विच प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी टू द बॉडी। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर ऑफ CAG, UPSC, सुप्रीम कोर्ट भी नॉन वोटेड एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये वोटेड एक्सपेंडिचर है। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अंतर आ जाती है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है वो वोटेड है और CAG, UPSC और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नॉन वोटेड है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वोटेड कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली में ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन संविधान में क्लियर कट कहा गया है कि इंडिपेंडेंस के जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर कर दिया जाए, दिस में भी अलाइंग टू इंश्योर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर भी एक रिकमेंडेशन है कि इसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उसको भी CAG, UPSC, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरह नॉन वोटेड एक्सपेंडिचर करा दिया जाए। ये भी एक तरह से रिकमेंड किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू द गवर्नमेंट ये करने के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है, तो ये इस तरह का मैं आपको बता रहा था। तो ये एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात आई है कि लवासा साहब ने रिजाइन कर दिया है तो उनका पोस्ट खाली हो गया है। अब किन व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, तो सिंपल सी बात है, कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं, जुडिशियल, लीगल, एजुकेशनल किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन की कोई बात नहीं कही गई है। और इस प्रकार भारत का जो राष्ट्रपति है नियुक्ति करता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। सो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये जो चैनल है आपको दिया जा रहा था एक संपूर्ण जो विश्लेषण है भारत निर्वाचन आयोग के बारे में, ये आपको दिया जा रहा था NKT IAS की तरफ से। अगर ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।